जीवाणु, विषाणु, कवक, इन सभी को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। जब हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, जैसे WBC होती है, और ये कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती। परंतु जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती, कोशिकाएं या ऊतक सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर पाते, तो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और रोग का उपचार करने के लिए हमें औषधियों का सेवन करना पड़ता है। औषधियाँ इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती। दोस्तों, इन औषधियों को प्रति सूक्ष्म जीवी कहते हैं। प्रति सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, प्रति सूक्ष्म जीवी कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु 20 मिनट में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है, 2 जीवाणु कोशिकाएं बनाता है और इनसे 4 जीवाणु कोशिकाएं बनती, और इस तरह से जीवाणु की संख्या बढ़ती जाती। प्रति सूक्ष्म जीवी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सेवन करने पर ये पदार्थ जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देते, जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देते, नष्ट कर देते। कोशिकाओं में 2 प्रकार की क्रियाएं होती है। निर्माणकारी क्रिया, जिसमें किसी न किसी पदार्थ का निर्माण होता है, और विखंडनकारी क्रिया, इसे हम अपचय बोल सकते हैं और इसे उपचय बोल सकते हैं, और दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ उपापचयी अभिक्रियाएं कहते हैं। अंग्रेजी में इनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, और ये क्रियाएं हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी होती है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कोई कोशिका वृद्धि करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। और प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियाँ क्या करती है? इन जीवाणुओं की उपापचयी क्रियाओं को रोक देती, इन क्रियाओं में रुकावट उत्पन्न करती, तो जीवाणु जनन करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाता या जीवाणु नष्ट हो जाता है। जीवाणु, वायरस, कवक, ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। जीवाणु को नष्ट करने वाले पदार्थ प्रतिजीवाणु कहलाते हैं, और इसी तरह वायरस को नष्ट करने वाले पदार्थ प्रतिवायरस कहलाते हैं। कवक को नष्ट करने वाले पदार्थ प्रतिकवक कहलाते हैं। प्रतिजैविक और पूतिरोधी प्रति सूक्ष्म जीवी के उदाहरण हैं। प्रतिजैविक क्या होता है, पूतिरोधी क्या होता है, इसी वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोगों पर नियंत्रण कैसे किया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है। जीवाणुनाशी औषधि का सेवन करना चाहिए। यह औषधि जीवाणुओं का नाश करती, जीवाणुओं को नष्ट करती। जीवाणुरोधी औषधि का सेवन करना चाहिए। जीवाणुरोधी का मतलब है कि जीवाणुओं की संख्या को रोकती, जीवाणुओं में वृद्धि को रोकती। औषधियाँ यहाँ पर 2 प्रकार की है। यह औषधि जीवाणुओं को नष्ट करती और यह औषधि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती। और तीसरा तरीका है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और उस क्षमता को हम बढ़ाकर रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के जीवित ऊतकों पर आक्रमण करते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो जीवित ऊतकों को नष्ट कर देते हैं, और जब ऊतक नष्ट होते हैं तो रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। वे सभी पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते या उन्हें नष्ट कर देते, प्रतिजैविक कहलाते हैं।
अंग्रेजी में इनको एंटीबायोटिक मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों, जीवाणुओं की जातियां अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं। माना यहाँ पर जीवाणुओं की एक कॉलोनी है और इस कॉलोनी को हम नाम दे देते हैं ए, और यह जीवाणुओं की दूसरी कॉलोनी है। दोनों जीवाणु अलग अलग जाति के जीवाणु हैं और एक जाति के जीवाणु ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो दूसरी जाति के जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। मतलब ये जीवाणु अपनी कॉलोनी में अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, परंतु कोई दूसरा जीवाणु आ जाता है तो इन कोशिकाओं से ऐसे रसायन निकलते हैं कि ये रसायन दूसरे जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं या दूसरे जीवाणुओं की संख्या को रोक देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। और जब हमें इस बात का पता चला तो इसी रसायन को हमने अलग किया और इसी का नाम रखा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मेडिसिन। और इस पदार्थ को बनाने के लिए जीवाणुओं को पाला जाता है, मतलब प्रयोगशाला में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं और सभी जीवाणु इस रसायन को बनाते हैं और इस रसायन को अलग करके टेबलेट के रूप में रोगी व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक जीवाणु द्वारा बनते हैं। क्या करते हैं? जीवाणुओं को नष्ट करते हैं या जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं और इनका उपयोग हम रोगों के उपचार में करते हैं। प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीव या तो नष्ट हो जाते हैं या उनकी वृद्धि कम हो जाती है। और इनको रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है। इनकी बहुत कम मात्रा का उपयोग होता है, मतलब इनकी मात्रा बहुत कम होने पर भी ये जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। और इसके उदाहरण सल्फापिरिडिन। तो दोस्तों, इसका नाम याद रखना, यह सर्वाधिक प्रभावकारी प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन, यह महत्वपूर्ण है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों, यह प्रथम प्रतिजैविक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसकी खोज एक फफूंद में की गई थी और इस फफूंद का वैज्ञानिक नाम पेनिसिलियम नोटेटम होता है। क्लोरेम्फेनिकोल, यह भी प्रतिजैविक है। इसे मुख के द्वारा लिया जाता है। वैसे सभी प्रतिजैविक को हम मुख के द्वारा लेते हैं, टेबलेट के रूप में लेते हैं, परंतु कुछ प्रतिजैविक इंजेक्शन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। इस प्रतिजैविक का अवशोषण जठरांत्र में होता है, मतलब हमारी आंतों में इस प्रतिजैविक का अवशोषण होता है और इसका उपयोग टाइफाइड, मस्तिष्क ज्वर, पैचिस इन रोगों के उपचार में किया जाता है। टाइफाइड एक तरह का बुखार होता है, मस्तिष्क ज्वर दिमागी बुखार होता है, पैचिस इसे आप कब्ज भी बोल सकते हो। तो इन रोगों के उपचार में इस प्रतिजैविक का उपयोग होता है। पेनिसिलिन का उपयोग अनेक रोगों के उपचार में होता है। दोस्तों, प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रतिजैविक कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवाणु की वह परास जिस पर प्रतिजैविक क्रिया करते हैं उसे प्रतिजैविक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों, परास का मतलब होता है रेंज। जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब अलग अलग जातियों के जीवाणु होते हैं और इन सभी प्रकार के जीवाणुओं की एक रेंज होती है, परास होती है। और इस रेंज में सभी प्रकार के जीवाणु आ जाते हैं, मतलब इनका क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है। और इसी परास को, मतलब इन सभी प्रकार के जीवाणुओं का यह वर्गीकरण स्पेक्ट्रम कहलाता है। और स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रतिजैविक 3 प्रकार के होते हैं। वैसे दोस्तों, प्रतिजैविक के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, परंतु यहाँ पर हम 3 प्रकार को समझने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु और दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ये दोनों मुख्य प्रकार हैं, परंतु एक तीसरा प्रकार सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु होता है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेरो।
संकुचित, सिकुड़ा हुआ। दोस्तों, जीवाणुओं को कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर, जीवाणु के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है और उस कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थों के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। ग्राम धनात्मक जीवाणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक परास बन जाती है, एक रेंज बन जाती है, और वह प्रतिजैविक जो ग्राम धनात्मक या ग्राम ऋणात्मक जीवाणु पर ही प्रभाव डालता है। मतलब वह औषधि जो या तो केवल ग्राम धनात्मक जीवाणु को नष्ट करती है या ग्राम ऋणात्मक जीवाणु को नष्ट करती है। इन दोनों में से किसी एक प्रकार के जीवाणु पर काम करने वाली औषधि उसे कहा जाता है संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। और दोस्तों, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु का क्या मतलब है? तो यहाँ पर विस्तृत का मतलब सब कुछ, विस्तार से। तो वह प्रतिजैविक जो ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक दोनों प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करता है, दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर अपना प्रभाव डालता है, तो उसे कहा जाता है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। यह केवल या तो धनात्मक जीवाणु पर काम करता है या ऋणात्मक जीवाणु पर काम करता है, परंतु विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के जीवाणुओं पर, मतलब सभी प्रकार के जीवाणुओं पर काम करता है। और इस प्रतिजैविक के उदाहरण एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकोल और ऑफ्लॉक्सासिन है। ऐसे और भी उदाहरण हैं और इन उदाहरणों को आप अपनी पुस्तक में देख सकते हो। तीसरा प्रकार सीमित स्पेक्ट्रम। सीमित का मतलब वह प्रतिजैविक जो केवल एक जीवाणु पर काम करता है या एक रोग पर काम करता है। दोस्तों, एक विशेष प्रकार का जीवाणु एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न करता है और किसी एक जीवाणु पर काम करने वाला प्रतिजैविक, उस जीवाणु को नष्ट करने वाला प्रतिजैविक सीमित स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु कहलाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रतिजैविक का स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम के आधार पर प्रतिजैविक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इन सभी प्रकारों को लिखना होता है। पेनिसिलिन एक महत्वपूर्ण प्रतिजैविक है जो सबसे पहले बनाया गया था, सबसे पहले प्राप्त किया गया था। तो पेनिसिलिन की सामान्य संरचना बनाइए। इसकी संरचना को एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस आपको घर जैसी आकृति बनानी है और वहां पर इन परमाणुओं और समूहों को जोड़ना है। दोस्तों, इस संरचना में यहाँ पर आर अल्किल समूह होता है। इस एल्किल समूह के स्थान पर, मतलब इस आर के स्थान पर जब हम इस समूह को जोड़ देते हैं तो इस पेनिसिलिन का नाम पेनिसिलिन जी होता है और इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। परंतु इस एल्किल समूह के स्थान पर जब हम इस समूह को लेते हैं, इसको यहाँ पर बनाते हैं, तो जो पेनिसिलिन की संरचना हमें दिखाई देती है वह संरचना या उस पेनिसिलिन का नाम पेनिसिलिन पी होता है। तो पेनिसिलिन अलग अलग प्रकार के होते हैं जब हम इस आर को चेंज करते हैं, और इसी तरह इस आर के स्थान पर जब यह समूह होता है तो पेनिसिलिन के बनता है और यह समूह होता है तो एम्पिसिलिन बनता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतिरोधी क्या होते हैं समझाइए। प्रतिरोधी को अंग्रेजी में एंटीसेप्टिक कहा जाता है। ये भी रोगाणुओं को नष्ट करते हैं या रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, परंतु प्रतिजैविक और प्रतिरोधी में अंतर होता है। प्रतिजैविक को हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और प्रतिरोधी को शरीर पर या त्वचा पर या घाव पर लगाते हैं। मतलब इसको खाया नहीं जाता, इसको केवल त्वचा पर लगाया जाता है। तो वह पदार्थ जो त्वचा या घाव पर लगाने पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है, प्रतिरोधी कहलाता है। तो बहुत ही आसान है। इनका उपयोग माउथ वॉश, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, पाउडर, क्रीम आदि में होता है। दोस्तों, इन सभी पदार्थों को हम अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करते हैं। माउथ वॉश से हम अपना मुंह धोते हैं। डिओड्रेंट यह सुगंध होती है तो खुशबू के लिए और रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, पसीने की बदबू को मिटाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट, पाउडर, क्रीम, इनके अंदर प्रतिरोधी पदार्थ उपस्थित होते हैं, एंटीसेप्टिक मिलाए जाते हैं। जैसे बाजार में अलग अलग प्रकार की क्रीम आती है तो उनमें से कुछ क्रीम एंटीसेप्टिक होती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे डेटॉल एंटीसेप्टिक होता है, इसे साबुन में भी मिलाते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनियोल और अल्कोहल इसके घटक होते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि डेटॉल के प्रमुख घटक बताइए,
मतलब इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो इन 3 पदार्थों का नाम आपको याद रखना होगा और यह महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। H3BO3, इसे हम बोरिक अम्ल बोलते हैं और यह भी एंटीसेप्टिक होता है। यह रोगाणु को नष्ट करता है, परंतु इसका उपयोग आंखों की दवा के रूप में होता है। इसी बोरिक अम्ल का उपयोग आई ड्रॉप बनाने में किया जाता है। आयोडीन का टिंचर, जब हमारे चोट वगैरह लग जाती है तो हमारी ड्रेसिंग की जाती है और उस ड्रेसिंग में आयोडीन के टिंचर का भी उपयोग होता है। इसे घावों पर लगाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें अल्कोहल होता है, इसमें जल होता है और 2 से 3% आयोडीन होता है। यहाँ पर अल्कोहल और आयोडीन दोनों मिलकर रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, रोगाणुओं के साथ युद्ध करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।